नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आज न्यूज रूम में बात होगी दो मुद्दों के ऊपर। पहला मुद्दा रहेगा उत्तराखंड की सरकार ने यानी कि धामी सरकार ने पिछली सरकार का फैसला जो है वापस लिया। देवस्थानम 4 धाम का जो बोर्ड का अध्ययन हुआ था उसको वापस ले लिया गया। और दूसरा मुद्दा रहेगा कोरोना के ऊपर। आखिर सरकार क्या कुछ चेतावनी भारत की जनता को दे रही है और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। न्यूज रूम में हमारे काफी साथी लगातार जुड़े हुए हैं। निकिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे पूछने के और प्रयास करेंगे आने वाले वक्त में जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड का पहले सरकार ने गठन किया, आज जाकर धामी सरकार ने उसको स्थगित किया है, कैसे देखना है? क्या पिछले दिनों जो बिल वापस हुए उसी की तर्ज पर सरकार ने फैसला लिया है? बिल्कुल, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि जो कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा के उत्तराखंड से, हरक सिंह रावत, उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से 19 नवंबर को प्रधानमंत्री लाइव आए, उन्होंने बोला कि कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं, हम सक्षम नहीं हो पाए किसानों को समझाने में, उसी तरह हम देवस्थानम बोर्ड का भंग करते हैं और यही हुआ आज देखने को मिला। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड जो सरकार में है, देखा गया है कि हर साल अगर जो चुनावों की बात करें, हर साल जो मतलब जब भी चुनाव होते हैं तब भी सरकार बदलती है लगातार। पहले कांग्रेस की सरकार रही, फिर बीजेपी आई, फिर कांग्रेस की सरकार रही, फिर बीजेपी आई। तो सबसे पहले जो वापसी लेने का और इसे भंग करने का यही है कि इसमें चुनावी मुद्दा देखा। एक और सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, जो साधु संत हैं, जो सनातन धर्म है, वो काफी खुशी का इजहार कर रहा है और वो कह रहा है कि इसका फायदा आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई देगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से एक और मुद्दा क्या छिनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मुद्दा तो छिन गया है, क्योंकि जिस तरह से मतलब मोदी सरकार ने जिस तरफ से अपना प्लान बनाया, जिस तरह से इस प्लान के ऊपर खरा उतरी कि जिस तरह से कृषि कानून कर दिया और उत्तराखंड में भी चुनाव है जैसे कि, तो उत्तराखंड को लेकर भी वो सजग हो गई और सीधे उसने चुनाव में की वजह से कोई बुरा असर ना पड़े तो देवस्थानम बंद कर दिया। लेकिन आपने साधु संतों की बात करी, तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि साधु संत इस वजह से खुश है क्योंकि जो ये मैं बताऊं, उत्तराखंड में 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो इन चारों धाम के अंतर्गत जो मतलब जो भी व्यवस्था थी, जो भी इनका संचालन, वो सरकार करती अगर ये बोर्ड गठन का हो जाता। तो साधु संत इसी को लेकर साधु संत लगातार परेशान थे और उन्होंने ये बात भी रखी थी कि सरकार इसका खामियाजा भुगत सकती है आने वाले दिनों में। क्या कुछ रहेगा? राघव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघव, 2022 का चुनाव उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के अधीन ही सारे फैसले हो रहे हैं। धामी सरकार ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहले तो जो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही थी, वहीं ना वहीं सरकार ने पहले विपक्ष को बकआउट कर दिया। फर्स्ट तीर्थ पुरोहित जो लगातार बात रख रहे थे और आंदोलन कर रहे थे, उनको साधा और वो खुश हो गए हैं तीर्थ पुरोहित। 4 धामों की गंगोत्री यमुनोत्री जो कैबिनेट बनाई थी पहले 2019 में, त्रिवेंद्र सरकार ने, ये रावत सरकार ने लेके आई थी और उसके बाद पुरोहित विरोध करते रहे। लेकिन धामी सरकार आने के बाद तीर्थ पुरोहितों को उन्होंने खुश कर दिया, क्योंकि चुनाव के कारण ये चुनाव का मुद्दा हो सकता है सबसे बड़ा, क्योंकि जब 2019 में ये मुद्दा आया था तब भी तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और उनके विरोध के बाद भी ये लागू किया और उसको 2019 के बाद कंटिन्यू करा। लेकिन जैसे देखा कि चुनाव आने वाले हैं और हमारा विपक्ष भी हमको घेर रही है और तीर्थ पुरोहित भी हमसे खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं चुनाव के कारण ये देखा गया सबसे बड़ा। चुनाव के कारण देखा गया है, ऐसा राघव का भी मानना है। और साथ ही साथ शालू भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालू, आप किस नजर से देखती हैं? 2022 का चुनाव है और आज ये फैसला उत्तराखंड की सरकार ने लिया है। जी बिल्कुल, ये चुनाव को ही मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कांग्रेस और आप दोनों इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, तो जिससे कि ये जो सरकार मतलब ये जो देवस्थानम बोर्ड था इसको हटा लिया गया। और अगर पुरोहितों की बात करें, वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि 1939 से पुरोहितों का कहना है कि ये बद्री केदार जो है बोर्ड ये हमेशा रहा है और सरकार इसको एक तरह से अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। सरकार के ऊपर दबाव भी था जिस तरह का बोर्ड का गठन हुआ था और इसके बाद फैसला आज ये लिया गया है। धामी सरकार ने फैसला लिया है। सचिन, क्या इसके ऊपर राय रखते हैं? सचिन, कैसे देखते हैं ये फैसला? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें टोटल चुनावी दौर का चल रहा है। आपको भी पता 2022 में चुनाव है उत्तराखंड में। पहले सरकार ने कृषि कानून वापस लिए, क्योंकि सरकार को लगा कि अगर हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे तो हमारी चुनाव में फ़र्क हमें पड़ेगा, उसका देखने को हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर हम कहें ना कि बिल्कुल यही सिचुएशन उत्तराखंड में भी पैदा हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में भी जो तीर्थ पुरोहित थे सभी नाराज थे और तीर्थ पुरोहितों का नाराज होना मतलब उत्तराखंड के सभी वासियों का नाराज होना है। दरअसल इसमें क्या है, जो 24 अक्टूबर में क्या कहते हैं बात आई थी ना यहाँ पे, तो उन्होंने कहा इसको विरोध हुआ 24 अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा हुआ। 27 अक्टूबर में भी 30 अक्टूबर तक के कहा था कि सरकार ने इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसके बाद पुरोहित ने और इसका वो किया, जिसके बाद इसे हार कर इसे रद्द करना पड़े, इसे
भंग करना पड़ा। 2 साल का ये आंदोलन था, किसान आंदोलन भी लगभग 1 सवा साल का हो गया है। दोनों फैसले, उत्तराखंड की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार, बड़े फैसले हैं और दोनों फैसले लिए गए हैं। इससे पहले की सरकार ये कह रही थी कि सरकार में रहेंगे तो वो फैसला हो जाएगा, लेकिन धामी सरकार ने इसको फैसले को बदला है। हमारी सहयोगी हमारे साथ तो जुड़ी हुई हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। कैसे देखते हैं आप 2022 के चुनाव के मद्देनजर दोनों फैसले? बिल्कुल 2022 का आगामी विधानसभा चुनाव होना है, उसके मद्देनजर ही ये दोनों बड़े फैसले लिए गए हैं। हालांकि कृषि कानून अगर मैं पर्सनली बताऊं तो उसको वापस लेना भी सही नहीं था, क्योंकि प्रजा अगर राजा पर भरोसा करेगी तभी शायद आगे की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से शासन यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन किसान संगठनों को भी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा नहीं है, वैसे ही उत्तराखंड में उसकी बानगी देखने को मिली है। उत्तराखंड सरकार ने पहले यहाँ पर जो निर्णय तत्कालीन सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत उसमें शासक कर रहे थे, उस दौरान उनकी तरफ से कहा गया था ये बहुत अच्छा फैसला है और स्वागत योग्य है, तीर्थ पुरोहितों के हित में है। लेकिन सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण यही अब भी उठता है कि अगर उस समय ये तीर्थ पुरोहितों के हित में था फैसला, तो अब ये फैसला गलत क्यों हो गया और सरकार इसे ऐतिहासिक निर्णय क्यों बता रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े फैसले अब आगे भी लिए जा सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उसके जरिए यहाँ पर देखा जा सकता है कि अब विधानसभा चुनाव के जरिए और इसकी आड़ में जो यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के हित में देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया, अब इसकी आड़ में जो बाकी के आंदोलन है वो अब सक्रिय होते हुए नजर आएंगे। अब सरकार उनसे किस तरह से निपटती है, सरकार के लिए खुद एक बड़ी चुनौती है। साधु संतों का पहले से कहना था कि धर्म के ऊपर कानून नहीं लगाना चाहिए, यानी कि अब साधु संत खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन 2 साल में जो दंश झेला है, जिस तरह से किसानों ने 1 साल में दंश झेला, वो बीजेपी भुगतेगी। तो वही चीज यहाँ उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगी कि 2 साल 27 नवंबर 2019 से लगातार आंदोलन किया जा रहा था और इस आंदोलन के प्रति यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखा गया, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन और तारीख पे तारीख दी जा रही थी, लेकिन कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया जा रहा था। अब चूंकि यहाँ पे बड़ा एक्शन ले लिया गया है तो ऐसे में साधु संत खुश है, तीर्थ पुरोहित खुश है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोट है वो सरकार के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा या नहीं, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल पक्ष में जाएगा या नहीं जाएगा, नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे। नवीन जी, अगर देखा जाए देवस्थानम बोर्ड को जो भंग किया है, आप कैसे देखते हैं? आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? इलेक्शन है 2022 में उत्तराखंड की विधानसभा में, 70 विधानसभा हैं उत्तराखंड में और 70 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 7 विधानसभा की सीट ऐसी हैं जिस पे सीधा वर्चस्व तीर्थ पुरोहितों का है। चमोली जिले की बात कर लें, उत्तरकाशी जिले की बात कर लें या जोशीमठ का जो इलाका है उनकी बात कर लें, यहाँ सारे तीर्थ पुरोहितों का दबदबा है। और गंगोत्री विधानसभा सीट उत्तराखंड की इकलौती ऐसी सीट है जिस सीट के पीछे एक चमत्कार उसे कहें या भर्म कहें लोगों का, जो भी कैंडिडेट जिस पार्टी का कैंडिडेट उस सीट को जीतता है, सरकार उसी की बनती है। जब से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है तब से अगर इतिहास टटोल लें तो जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस के विधायक वहां से जीते तो सरकार कांग्रेस की बनी। लगातार ये बदस्तूर जारी है और सरकार के ऊपर इतना ज्यादा दबाव था कि उनको देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने का फैसला लेना ही पड़ता। 4 दिन पहले भी हम इसी न्यूज रूम में इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो तब ये मैंने कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार फैसला लेगी। आप उत्तराखंड को बहुत बारीकी से जानते हैं, पहचानते हैं। उत्तराखंड के अंदर कभी भी सरकार 2 बार लगातार नहीं बनी है। इस तरह का अगर ये फैसला लिया जाता है, क्या भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर पाएगी ये तो 2022 में साफ हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जो हार और जीत का अंतर है ना, इस फैसले के बाद वो अंतर बहुत कम हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि त्रिशंकु सरकार बनने की और उत्तराखंड बढ़ रहा है, क्योंकि जो तीर्थ पुरोहित अगर नाराज हो जाते तो बीजेपी का जो हार और जीत का अंतर था वो बहुत गैप हो जाता है। यानी कि बीजेपी बहुत भारी वोटों से या बहुत भारी सीटों से हार सकती थी, लेकिन अब कांग्रेस भी बैकफुट पे आ गई है। कांग्रेस के पास से मुद्दा छिन गया कि कांग्रेस ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनती है तो पहली कलम से इस फैसले को भंग किया जाएगा। तो धामी सरकार ने एक तीर से 2 निशाने जरूर साधे हैं और इस जो ये रद्द किया गया है इसकी पटकथा 2 दिन पहले दिल्ली में लिख दी गई थी। पुष्कर सिंह धामी अचानक दिल्ली आते हैं, रातों रात जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, कई सीनियर मंत्रियों से मुलाकात होती है, तो फैसला दिल्ली में हो गया था। आज केवल औपचारिक ऐलान किया गया है। बिल्कुल ये औपचारिक ऐलान था। 2022 के चुनाव के मद्देनजर ये तमाम फैसले, जो बड़े फैसले हैं, ये लिए जा रहे हैं। देखने वाला होगा कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड की सियासत किस रुख जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना पाएगी? छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार देखिएगा कोरोना को लेकर देश में किस तरह की हलचल है। बात करेंगे कोरोना के ऊपर। ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट पूरे विश्व के अंदर छाता दिखाई दे रहा है, अफ्रीकन वेरिएंट इसको कहा जा रहा है और तमाम
बड़े मुल्कों ने अफ्रीकन फ्लाइट के ऊपर रोक भी लगा दी है। भारत इसको कैसे देखता है और भारत के लोगों को क्या कुछ आगे करना चाहिए ताकि कोरोना से बच सके और जो लॉकडाउन देश में झेला था उससे भी बचा जा सके। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, बताइए अगर कोरोना का ये नया वेरिएंट देश के अंदर आता है तो कितना घातक आपको लगता है? देखो आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का वेरिएंट है ना, ये ओमिक्रॉन नया डेल्टा प्लस वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें क्या जो इसके जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा एक्टिव है उसके अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी बात है जिनको वैक्सीन भी लग चुकी है ना, उनको भी ये अपने असर में ले रहा है। तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या इसकी कोई नई वैक्सीन लाई जाएगी। अभी जितनी जानकारी मिल पाई है कि ब्रिटेन में इसके लिए नई वैक्सीन की शुरुआत भी हो चुकी है, खोज की। तो अब भारत में इसका क्या रिस्पांस मिलेगा तो समय पे ही पता चलेगा कि क्या इसका देखते अभी तक, क्योंकि कोई पुष्टि नहीं हो पाई है अभी कोई कैसे। ये भी कहा जा रहा है ये जो वेरिएंट है ये 500 गुना अधिक वेरिएंट है। इसको लेकर आपको, हमें जो देशवासी हैं उनको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में लॉकडाउन ना झेलना पड़े और तमाम जो परेशानियां होती हैं उससे बचा जा सके? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा के अपना मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी अपनी बनाई रखें। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये भी है कि क्या मास्क इसको पूरी तरह से सुरक्षित हमें कर पाएगा, क्योंकि जब डेल्टा प्लस वेरिएंट मास्क को भेद के आपको अनसिक्योर कर रहा है तो ये तो फिर भी इससे 500 गुना ज़्यादा, आपने ही बताया कि 500 गुना ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन जितना हम कर सकते हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर जाएं। और वैसे भी हमारा दूसरा पोल्यूशन भी है ही है, तो दोनों चीज एकदम से इफेक्ट करेगी। कोरोना को लेकर अपडेट रहने की बेपनाह जरूरत है क्योंकि ये वेरिएंट बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। 500% अधिक और वेरिएंटों से बताया जा रहा है। निकिता हमारे साथ जुड़ी हुई। निकिता, अगर बात की जाए इस बार का जो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, कैसे देखती हैं और क्या कुछ हिदायत इस वक्त सरकार को और जो देश की जनता है उसको बरतनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अभी देखा गया था जब वो एंट्री उसने साउथ अफ्रीका में मारी थी तो उसमें कम से कम 200 लोग एक दिन में आ रहे थे, और अब ये जो आंकड़ा है वो 3200 के पहुंच चुका है। एक दिन में 3200 मामले आ रहे हैं साउथ अफ्रीका में। और उसके साथ साथ एक गोंडा शहर है जो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, उसमें भी देखा गया कि 3000 से भी पार गया है। तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अभी देखिए इंडिया में नहीं आया है तो हम ये नहीं कह सकते और ढिलाई नहीं बरत सकते कि हमारे देश में जब कम आएगा, उनसे अगर हमारी आबादी कम है तो हमारे देश में कम आएगा तो नहीं फैलेगा, ये बिल्कुल फैलेगा। और इसके साथ दूसरी तरफ देखिए सरकार, जो मैं मतलब भारत की बात करूं तो भारत में दूसरी तरफ सरकार 1 तारीख से मतलब यानी 1 दिसंबर से स्कूल भी खोल रही है, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि जो अभी बीच में अगर कुछ नहीं थे, हाल मतलब सही थे देश के, तब ये चीज नहीं देखी गई और अब स्कूल खोलना कोई इसका मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो सरकार को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए जो अब दोबारा से रीओपनिंग की बात चल रही है। और इसके साथ जो हिदायत में है, देखिए जांच होती रहनी चाहिए लगातार। सब में बेहतर उपाय ये बताया जा रहा है कि जो टीका है उसको लिया जाए, दोनों डोज इसकी ली जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है 1 डोज के बावजूद भी ये प्रभावित कर रहा है, यानी कि संक्रमण जो है वो शरीर के अंदर जा रहा है। शालू हमारे साथ मौजूद है। शालू, प्रभावित कर रहा है 500% अधिक ये प्रभावित कर रहा है, जान का खतरा है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और सरकार को क्या कुछ फैसले तुरंत लेने चाहिए? देखिए, सरकार को तो सबसे पहले जो भी करेंगे वो सरकार अपना निर्णय लेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जो हम लोग हैं, आम जनता है, वो मास्क पहने और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टीका लगाएं। अभी भी बहुत लोग हैं कि जो सेकेंड डोज नहीं लगवा पाए हैं टीका के, तो बहुत ज़रूरी है। और मतलब हम लोग आसपास मार्केट में, ऑफिस में, मेट्रो में, हर जगह देखते हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, सैनिटाइज नहीं कर रहे अपने हाथों को, और थोड़ा सर्दी खांसी हो रहा है तो उसको सोच रहे कि प्रदूषण की वजह से हो रहा है। तो बिल्कुल हमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमें दिखवाना चाहिए कि आखिर क्या दिक्कत है। फेस मास्क जो है वो बहुत आवश्यक है और लॉकडाउन ना लगे इसके लिए आप अभी से दूरी बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ईरान, सऊदी अरब और तमाम जो यूरोपियन कंट्रियां हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका की फ्लाइटों पर रोक लगा दिया है। हमारे साथ ऋतु, हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अगर बात की जाए ओमिक्रॉन वेरिएंट की, 500% अधिक बताया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानी तो बहुत ज्यादा बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वायरस कोई सा भी हो, वो अगर शरीर में बैठ जाए तो उसके बाद जो भी बीमारी ग्रसित होती है उससे काफी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी 14 देशों में बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा फैल चुका है और इसमें भारत में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के साथ साथ तमाम प्रशासनिक बल हर वो एहतियात कदम उठा रहा है जिसकी बेहद जरूरत है। और ऐसे में सरकार की तरफ से सिर्फ एक गाइडलाइन जारी की गई है जो कि 1 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी। 2 दिसंबर के बाद से वो एक नई गाइडलाइन जारी हो जाएगी। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मास्क, सैनिटाइजर और जो भी तमाम कोरोना की गाइडलाइन थी उसका पालन करना बेहद जरूरी है। हालांकि सरकार की तरफ से एहतियात के साथ साथ कई कदम भी उठा दिए गए हैं। बेड में, हॉस्पिटल में, अस्पताल में बेड की सुविधा भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही घर घर जाकर जांच
भी की जा रही है। लेकिन अभी सरकार को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी यहाँ पर आवाजाही हो रही है उस पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है। सरकार अपना मुनाफा भी देख रही है, क्योंकि अगर गलती से भी भारत में थोड़ा इस वेरिएंट ने, ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी, तो आगे आने वाली जो चीजें हैं या मुसीबतें हैं वो बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि डॉक्टर ने जिस तरह से बुलेटिन जारी किया है उसमें कहा गया है कि लक्षण बहुत आम है और सबसे ज्यादा ये उन पर भी असर करेगा जिनको कोविड हो चुका है। तो इसी से आप समझिए और अंदाजा लगाइए कि जिनको कोविड हो चुका है और हमारे यहाँ अभी आधी आबादी को वैक्सीन लगी और आधी आबादी में से भी आधे लोग ऐसे हैं जिनको कोविड हो चुका है, और अगर उनको वापस से इस तरह की होगा तो शायद जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी तक हिंदुस्तान में इस वेरिएंट से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन हमें और आपको सावधानी बरतनी होगी अगर इस वेरिएंट से बचाव करना है। राघव से पूछेंगे, राघव अगर देखा जाए 2021 में दिसंबर आने वाला है, कल दिसंबर लग जाएगी, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कैसे देखते हैं और क्या कुछ हिदायतें आप टीवी 100 के माध्यम से देश की जनता को देंगे? क्या है, 2020 और 2021 का मंजर कोई भूल नहीं सकता है। किस तरह लोग मरे हैं, कितने लोगों की जान गई है इस कोरोना के चक्कर में। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी देखी गई, शमशान घाटों पर लाश के लिए वेट करना पड़ा। पहला ऐसा मंजर आया जब शमशान घाटों पर लोग खड़े थे कि अर्थी जल जाए, उसके बाद दूसरे हम अर्थी जलाएं। लेकिन इस कोरोना में कई लोगों ने अपने परिवार को खोया है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा सभी से कि मास्क, सैनिटाइजर, और यदि आपको फीवर भी आ रहा है, हल्की सी सर्दी खांसी है, तो जरूर इसको डॉक्टर की सलाह लें। इसको नॉर्मल ना समझें, क्योंकि ये कोरोना आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा दुख दर्द बन सकता है। इसके अगर लक्षण की बात की जाए तो ये जिस्म में दर्द कर रहा है और जिस्म में दर्द के बाद बुखार जो है वो महसूस होता है, सर में दर्द होता है। इन तमाम लक्षणों की अगर जरा से भी आपको लापरवाही बरतते हुए दिखाई देंगे तो आप जान से भी खेल सकते हैं। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन जी से पूछेंगे कि नवीन जी अगर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो 2021 दिसंबर आने वाला है, साल खत्म होने वाला है, लेकिन 2020 वाली ही गाइडलाइन 2020 वाली गाइडलाइन जरूर लागू कर दी गई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो गाइडलाइन लागू की गई हैं क्या वो केवल नागरिकों के लिए हैं? जो नेता लोग हैं क्या उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है? क्योंकि 2022 में इलेक्शन होना है और आपको याद होगा कि बंगाल इलेक्शन से पहले भी इस तरह की गाइडलाइन लागू की गई थी, लेकिन किसी भी नेता ने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में रैलियां करते हुए नजर आए। तो सरकार से निवेदन है, नेताओं से निवेदन है, जनता तो अपना ध्यान रख रही है, लेकिन सरकार से और नेताओं से निवेदन इस बात का है कि जब भी वो रैली में जाएं तो कम से कम कोविड की गाइडलाइन का वो पालन करें। नेता लोग खुद कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी रैली में देख लीजिए, कहीं दूर कोई किसी के पास मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग। रैलियों में कहा जाता है कि बड़ी शान की बात है, आज 2 लाख की भीड़ इकट्ठी हो गई, 3 लाख की भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन कोरोना काल जो है वो लगातार चल रहा है। कैसे देखते हैं? यही नेताओं की शान लोगों के लिए शामत बन जा रही है। पिछली बार भी ऐसा हुआ, तो इस बार ऐसा ना हो, इसलिए सरकार को अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा, नेताओं को अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। लोग तो कोविड गाइडलाइन का पालन बिल्कुल कर रहे हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो उनका चालान काटा जाता है। क्या किसी नेता का चालान काटा गया आज तक? क्या जो रैलियों में भीड़ जुटाई जाती है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है? अगर नहीं होता है तो वहां के प्रशासन को हक है कि उनका चालान काटा जाए। आखिर क्यों नहीं उनके चालान काटे जा रहे? तो ये सब तमाम जो चीजें हैं ये भी सरकार को देखनी होगी, तभी जो ये नया वेरिएंट आ रहा है इससे पार पाने की आप सोच सकते हैं। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो फ्लाइटें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फ्लाइटें, ईरान हो, सऊदी अरब हो, तमाम यूरोपियन कंट्रियां जो उन्होंने अफ्रीकन फ्लाइट के ऊपर रोक लगाई है, भारत को भी कदम उठाना चाहिए? तत्काल इस कदम को उठा लेना चाहिए। अगर कदम उठाने में देरी कर दी तो फिर से वही त्रासदी एक बार फिर से जनता के सामने आ सकती है। तो जो एहतियात के कदम हैं बाद में ना उठाने से पहले उठा लिया जाए तो बेहतर है, सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। बिल्कुल, वक्त की कमी है, संक्षेप में राघव से पूछना चाहेंगे। राघव, अगर बात की जाए फेस मास्क की, जैसे कि आप लगाए खड़े हैं, यही हिदायत क्या आप देश की जनता को देना चाहेंगे? और सैनिटाइज जो है वो हाथों को करते रहें, सैनिटाइजर करते रहें, मास्क का उपयोग आप कभी भी मत भूलें। जैसे आप अपने बालों को सेट करते हैं बाहर निकलने से पहले, तो मास्क सबसे पहले, रुमाल रखते हैं जेब में तो मास्क मुंह पे सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी आपकी लाइफ बचा सकती है। क्योंकि मास्क से ही आपको कोरोना सेफ्टी बचा सकती है, फ्लू से बचा सकती है, और जो पोल्यूशन बढ़ रहा है पोल्यूशन से भी आप बच सकते हैं। प्रिंस, जाते जाते आप बिल्कुल, मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने अभी ये कहा है, मंडाविया जी ने, कि कोरोना का अभी हमारे देश में कोई वेरिएंट नहीं पाया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि नहीं पाया गया है, लेकिन सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। आगामी 2022 चुनाव है, उसको देखते हुए सरकार को भी काफ़ी बिल्कुल, वक्त की कमी है, संक्षेप में आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि वक्त की कमी के साथ साथ ये आपको बता दें कि आने वाले दिनों में फेस मास्क लगा के रखो, लॉकडाउन ना लगे, इसके लिए दूरी का पालन करो, और जो फ्लाइटें हैं उसके ऊपर सरकार
तुरंत कार्रवाई करे और रोक लगाए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे टीवी 100 के साथ।